नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज एक नए अध्याय प्रतिरक्षा जैविकी में। इसको इम्यूनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमारा जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। हमारे शरीर पर प्रतिदिन जीवाणु, विषाणु, कवक और कई प्रकार के रोगाणुओं का आक्रमण होता है, लेकिन हम स्वस्थ बने रहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि हमारा शरीर जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है जो हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता को ही हम प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। अर्थात हमारा शरीर जो रोगों से लड़ेगा वही प्रतिरक्षा कहलाती है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा जैविकी जो होता है उसके जनक के रूप में एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र के संगठन व उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है, इसे हम प्रतिरक्षा विज्ञान या प्रतिरक्षा जैविकी या इम्यूनोलॉजी के नाम से जानते हैं। एडवर्ड जेनर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले वैक्सीन का निर्माण किया था। जहां तक सबसे पहले टीके की बात की जाती है तो ये काउपॉक्स नामक टीके पर इन्होंने अध्ययन किया था, जिसको गो चेचक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या देखा कि एक ग्वालिन थी, ये महिला गायों को चराने का कार्य करती थी। इस महिला में गो चेचक हो गया, जिसकी वजह से जब इस पर चेचक का आक्रमण हुआ तो इसको चेचक की बीमारी नहीं हुई। तो एडवर्ड जेनर ने यह बताया कि अगर कोई व्यक्ति पहले से अगर एक बार संक्रमित हो जाता है तो उस पर दूसरा आक्रमण होने पर वह स्वतः ठीक हो जाता है। यहीं से टीकाकरण की शुरुआत मानी जाती है। अपने और पराये का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन एफएम बर्नेट नामक वैज्ञानिक ने किया और इस अपने पराये सिद्धांत में इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हमारा जो शरीर होता है वो अपने और पराये में पहचान कर सकता है। अर्थात कौन से रासायनिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, कौन सी कोशिकाएं हमारे लिए आवश्यक है, कौन से ऐसे घटक हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करने पर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसको यह अपना मानता है। जबकि ऐसे कोई भी घटक जो मानव शरीर में प्रवेश करने पर उसके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बना देते हैं, उनको ये पराया मानता है और पराये की स्थिति में इसके द्वारा विरोध किया जाता है और उसको नष्ट कर दिया जाता है। यही अपना पराया सिद्धांत कहलाता है, जिससे प्रत्येक प्राणी किसी भी आंतरिक व बाह्य रोगजनक की पहचान कर सकता है। अब मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए ये एक मानव है। मानव में प्रथम स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि अगर शरीर में ग्लूकोज का प्रवेश करवाया जाए तो उस परिस्थिति में आप क्या देखते हो कि जब ग्लूकोज की जो बोतल चढ़ाई जाती है बीमार होने पर, तो ग्लूकोज को हमारा शरीर में प्रवेश करने पर यह अपना समझता है। शरीर को यह पता है कि यह मानव शरीर के लिए आवश्यक है, ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, तो इसे यह अपना मानेगा। लेकिन अगर द्वितीय स्थिति ऐसी उत्पन्न कर दी जाए कि मान लीजिए आप किसी ऐसे रोगाणु या रोगजनक या किसी ऐसे रासायनिक पदार्थ को शरीर में प्रवेश करवाते हैं जो मानव के लिए आवश्यक नहीं होता है, उसको यह पराये की तरह मानता है और इसके प्रतिरोध में यह अपना प्रभाव प्रदर्शित करने लगता है। इसे ही हम अपना पराया सिद्धांत कहते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है मुख्य रूप से 4 के विरुद्ध कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या क्या सामना कर सकता है, किन किन का विरोध कर सकता है। सबसे पहले संक्रमण के विरुद्ध, अर्थात अगर किसी मानव में या किसी व्यक्ति में जीवाणु का, वायरस का या कवक का आक्रमण हो जाता है तो उस परिस्थिति में यह इस संक्रमण का विरोध करेगा। दूसरी स्थिति आती है विषैले पदार्थों के उपापचय व निराविषीकरण की प्रतिक्रिया। अर्थात ऐसे कोई भी घटक जो मानव शरीर में प्रवेश करने पर
जो एक विष का काम करते हैं या हमारे शरीर के विरोध में काम करते हैं, उनका निराविषीकरण भी यह करने का प्रयास करता है। थक्का निर्माण। थक्का निर्माण में क्या होगा, जैसे ही मानव के अगर आपके चोट लग जाती है तो उस परिस्थिति में यहाँ से रुधिर बाहर निकलने लगता है। रुधिर के बाहर निकलने की स्थिति में यह रुधिर कुछ समय पश्चात बहना रुक जाता है, इसी को हम थक्का निर्माण कहते हैं। और तनाव विरोधी हार्मोन स्रावित करने में भी इसका मुख्य योगदान होता है। अर्थात कई बार मानव को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो तनावपूर्ण होती है, उसे सफलतापूर्वक छुटकारा पाने के लिए हमारे शरीर में कुछ विशेष हार्मोन होते हैं जो हमें इससे छुटकारा दिलाते हैं। प्रतिरक्षा मुख्यतः 3 कार्य करने का प्रयास करती है। पहला, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात जीवाणु से, विषाणु से और कवकों से हमें बचाती है। उत्परिवर्ती कोशिकाओं की पहचान और विनाश करना। हमारे शरीर में सामान्य कोशिकाएं पाई जाती है, अगर किसी कारणवश कोशिकाओं में उत्परिवर्तन आ जाता है या उनका स्वभाव परिवर्तित हो जाता है तो यह कैंसर का प्रतीक है। उस परिस्थिति में भी प्रथम दृष्टया हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसको सुधारने का प्रयास करता है। इसके लिए एक विशेष कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। संपर्क संदमन, अर्थात मानव शरीर जो होगा उसमें स्वस्थ कोशिकाएं अपने निकट बनने वाली कैंसर कोशिकाओं का विरोध करती है, इसे ही हम संदमन कहते हैं। संपर्क संदमन के अंदर आप क्या देखेंगे कि इन कोशिकाओं को विकृत होने से बचाने का प्रयास करती है। अगर ये सफल रह जाती है तो हमें रोग नहीं होता है, और अगर सफल नहीं होती है तो हमारे रोग हो जाता है। तीसरी परिस्थिति आती है अक्रियाशील व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का निराकरण कर समस्थापन करना, अर्थात हमारे शरीर में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कोशिकाएं रोज मर जाती है। इन मरी हुई कोशिकाओं का निराकरण करना आवश्यक होता है, इनको समाप्त करना आवश्यक होता है। जैसे आप जानते हैं मानव रुधिर में आरबीसी की जो आयु होती है वो 120 दिन होती है, अर्थात प्रत्येक 120 दिन के चरण में आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। उस मरी हुई कोशिका को शरीर से हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी जो होती है लगभग 1 सप्ताह में समाप्त हो जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र किसे कहते हैं? मानव शरीर में प्रतिरक्षा से संबंधित कार्य करने वाले सारे घटकों का और इनके कार्यों का अध्ययन प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। इस प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के उत्तक और अंग कार्य करते हैं, उनका हम निम्नानुसार अध्ययन करते हैं। प्रतिरक्षा संबंधित कार्य लसिकाभ उत्तक व अंग करते हैं। देखिए लसिकाभ उत्तक, इसको लिम्फोइड टिश्यू के नाम से जानते हैं। शरीर में लसिकाभ उत्तकों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, केंद्रीय लसिकाभ उत्तक और द्वितीयक लसिकाभ उत्तक। अर्थात हमारे शरीर में एक मुख्य श्रेणी होती है लसिकाभ उत्तकों की जो केंद्रीय की श्रेणी में रखी जाती है, और कुछ सहायक के कार्य करते हैं जिसको हम द्वितीयक की श्रेणी में रखते हैं। केंद्रीय लसिकाभ उत्तक को मुख्य लसिकाभ उत्तक भी कहते हैं, प्राथमिक लसिकाभ उत्तक भी कहते हैं। इनको अपन उदाहरण के रूप में देखना चाहें तो एक होती है थाइमस ग्रंथि और एक होती है अस्थि मज्जा। देखिए थाइमस ग्रंथि क्या है? ये हमारा मानव शरीर है। इस मानव शरीर में दोनों लंग्स के बीच में हृदय के पास में एक संरचना पाई जाती है जिसे हम थाइमस ग्रंथि कहते हैं। जबकि अस्थि मज्जा क्या होता है कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो बड़ी हड्डियां होती है, इन बड़ी हड्डियों के अंदर जो रिक्त स्थान या खोखला भाग पाया जाता है उसमें एक द्रव भरा रहता है, उसे हम अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। ये जो अस्थि मज्जा होता है ये भी हमारा मुख्य लसिकाभ उत्तक धारण करता है। द्वितीय लसिकाभ अंग कौन से हैं जो सहायक का कार्य करता है? सबसे पहले प्लीहा आता है जिसको तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। माल्ट म्यूकोसा युक्त लसिकाभ उत्तक,
और हमारी छोटी आंत्र के अंदर विशेष प्रकार की लसिका गांठें पाई जाती है, जिसको पेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इनको पेयर पैचेस के नाम से जानते हैं। लसिकाभ पर्व हमारे शरीर के अंदर, ये हमारा शरीर है, इस शरीर में यहां पर तथा इस जगह पर और अन्य स्थानों पर विशेष प्रकार की लसिका तंत्र की गांठें पाई जाती है, लिम्फ नोड्स पाई जाती है, जिनको लसिका पर्व के नाम से जाना जाता है। यहां पर मुख्य लसिका अंग व उत्तकों को समझाने का प्रयास किया गया है। देख लीजिए, ये जो थाइमस ग्रंथि है दोनों फेफड़ों के मध्य के में पाई जाती है, जो बचपन में या छोटी उम्र में अत्यधिक सक्रिय रहती है। उम्र की वृद्धि के साथ साथ इसमें पतन होने लगता है। बड़ी हड्डियां, जैसे यहाँ पर इसने ह्यूमरस का उदाहरण दे रखा है, इसमें अस्थि मज्जा पाई जाती है। यहाँ पर प्लीहा पाया जाता है। ये हमारी छोटी आंत्र दे रखी है, छोटी आंत्र के अंदर पेयर के पैचेस पाए जाते हैं, पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। इसी प्रकार जनन मूत्र लसिका उत्तक पाए जाते हैं और शरीर में विभिन्न प्रकार के ये जो लसिका उत्तक पाए जाते हैं, ये हमें प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की जो मुख्य कोशिकाएं होती है उनको दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक को अपन कहते हैं लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट्स को हिंदी में लसिकाणु कहते हैं तथा बृहद बक्षकाणु के नाम से जाना जाता है। लिम्फोसाइट्स जो होती है ये विशेष प्रकार की WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है। प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाओं में सबसे पहले हम जो अध्ययन करते हैं वो आती है आपकी बृहद बक्षकाणु या मैक्रोफेज। ये मोनोसाइट से उत्पन्न होती है। ये बाह्य रोगजनकों को बक्षण क्रिया द्वारा नष्ट करती है, अर्थात यहाँ पर बक्षण की क्रिया के फलस्वरूप इनको ये नष्ट करने का कार्य करती है तथा टी कोशिकाओं के एंटीजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्य करती है। अर्थात यहाँ पर देखा जा सकता है जो बृहद बक्षकाणु है उसके दो मुख्य कार्य हो गए। पहला जो मुख्य कार्य होता है वो आपका मुख्य कार्य होगा कि यह भक्षण क्रिया अर्थात फेगोसाइटोसिस के द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले रोग कारकों को, रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरा इसका कार्य होता है एंटीजन प्रस्तुतकर्ता के रूप में। तो ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिका हो गई। दूसरे नंबर की जो महत्वपूर्ण कोशिका आती है उसको हम लिम्फोसाइट या लसिकाणु के नाम से जानते हैं। ये अस्थि मज्जा में प्लूरोपोटेंट कोशिकाओं से निर्मित होती है तथा इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट और एक को कहते हैं टी लिम्फोसाइट। यहां जो इनका नामकरण किया गया है ये हमारी लसिकाणु है। एक का नाम रखा है बी लिम्फोसाइट और एक का नाम लिखा है टी लिम्फोसाइट। अर्थात यदि इसका निर्माण और परिपक्वन बी यानी बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा में होता तो इसके नाम के आगे बी लगाया जाता है, और अगर इसका परिपक्वन या ट्रेनिंग का कार्य थाइमस ग्रंथि में होता है तो उसके आगे आपके टी लगाया जाता है। लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जैसा कि अभी मैंने बताया था, बी लिम्फोसाइट जो होगा इसकी ट्रेनिंग का कार्य आपके अस्थि मज्जा में होता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो होती है वो थाइमस ग्रंथि में परिपक्वन दर्शाती है। अर्थात जिस स्थान पर इनका परिपक्वन होता है उसी स्थान के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। बी लिम्फोसाइट्स क्या है या बी लसिकाणु क्या होता है? स्तनधारियों में इसका निर्माण भ्रूणीय प्रावस्था में यकृत में होता है तथा 4 से 6 माह की गर्भता के बाद, जैसे ही आपके भ्रूण जो होता है उसकी उम्र गर्भ में 4 से 6 महीने की हो जाती है, उसके बाद में इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होने लगता है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं भ्रूणावस्था के अंदर या भ्रूण के अंदर दो परिस्थितियों में होगा। अगर आपके 4 माह से कम आयु है तो इसका निर्माण यकृत में होगा, और अगर इसकी आयु 4 माह से अधिक है तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पक्षियों में इसके निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे बर्सा ऑफ फैब्रिकस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण इन्हें बी कोशिका कहा जाता है। अर्थात मानव में बी कोशिकाओं का नामकरण जो किया गया है वो बोन मेरो या अस्थि मज्जा के आधार पर किया गया है,
जबकि पक्षियों में इसका नामकरण जो है बर्सा ऑफ फैब्रिकस के नाम पर आधारित होता है। वयस्कों में बी कोशिका का निर्माण व परिपक्वन सदैव अस्थि मज्जा में होता है। बी कोशिका प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो आगे जाकर के एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी जो है एंटीजन को या प्रतिजन को नष्ट करने का कार्य करेगी और यह अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अस्थि मज्जा में प्लूरोपोटेंट सेल्स पाई जाती है, अर्थात इनमें स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है जिसके अंदर लगातार विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता पाई जाती है। यहाँ पर इनको दो श्रेणी में हम विभक्त करते हैं, थाइमस और अस्थि मज्जा। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अस्थि मज्जा जो है इसके यहाँ पर बर्सा ऑफ फैब्रिकस लिखा हुआ है, यह केवल पक्षियों में पाया जाता है। अस्थि मज्जा का संबंध हम लोग हमारे से लेते हैं, जबकि पक्षियों में इसका संबंध बर्सा ऑफ फैब्रिकस द्वारा लिया जाता है। यहाँ पर थाइमस ग्रंथि द्वारा मोनोसाइट्स बनाई जाती है। ये मोनोसाइट आगे जाकर के मैक्रोफेज बनाती है जो भक्षण क्रिया करती है। भक्षण क्रिया का अर्थ होता है ये आने वाले सूक्ष्म जीवों को खा करके भक्षण क्रिया के द्वारा नष्ट करती है, जबकि दूसरा होता हमारा टी कोशिका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में संपन्न होता है। दूसरी तरफ अस्थि मज्जा के अंदर जो कोशिकाएं बनती है उनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। यहाँ प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण भी होता है और टी लिम्फोसाइट का निर्माण यहाँ होगा। देखिए निर्माण यहाँ होता है लेकिन परिपक्वन की क्रिया जो होती है थाइमस ग्रंथि में होती है, और इसके अलावा इसमें और विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है जिसको एनके सेल्स या एनके कोशिका, इनको नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से मारने का कार्य करती है, इसलिए इनका नामकरण नेचुरल किलर सेल के रूप में किया जाता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक मारक कोशिका के रूप में किया जाता है। बी कोशिकाओं की विशेषताएं क्या है? बी कोशिका की सतह पर एंटीबॉडी पाई जाती है जो एंटीजन ग्राही के रूप में कार्य करती है, अर्थात यहाँ पर बी लिम्फोसाइट जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित संरचना बनाती है जिसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी की विशेष संरचना होती है जो वाई आकृति की होती है, जिसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। ये एंटीजन से जुड़ करके अपना प्रभाव प्रदर्शित करती है। बी कोशिका की बाह्य झिल्ली पर उपस्थित एंटीबॉडी इसके विशिष्ट एंटीजन के लिए ग्राही का कार्य करती है। देखिए यहाँ पर कि प्रत्येक एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी विशिष्ट होती है, इसीलिए यहाँ पर ये आपके विशेषता धारण करेगी। जैसे पोलियो के वायरस का कोई एंटीजन है तो उसके लिए एक अलग एंटीबॉडी होगी, सबके लिए अलग अलग एंटीबॉडी पाई जाती है। बी कोशिका भी कार्य की दृष्टि से दो श्रेणी में विभाजित की जा सकती है। प्लाज्मा बी कोशिका, यहाँ पर प्लाज्मा बी कोशिका जो होती है वो एंटीबॉडी से संबंधित होती है, जबकि एक दूसरी और कोशिका बनती है जो शरीर पर होने वाले आक्रमण को याद रखती है और इसको हम स्मृति कोशिका या मेमोरी सेल के नाम से भी जानते हैं। ये भविष्य में प्रतिजन के संपर्क में आने पर एंटीबॉडी स्रावित करती है। ये टीकाकरण का मूल सिद्धांत बनाती है, अर्थात जो स्मृति होगी वो डेवलप करती। जैसे आपने सुना होगा कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। जैसे ही पोलियो की दवाई पिलाई जाती है तो वो एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर की एंटीबॉडी उसको नष्ट करने का प्रयास करती है। जहां एक तरफ पोलियो के वायरस को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उसी समय स्मृति कोशिकाएं इसको अपनी याददाश्त में सुरक्षित रखने लगती है। इसीलिए बारंबार जब हम पोलियो का टीका लगाएंगे या दवाई पिलाएंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्मृति कोशिकाएं बनेगी, और भविष्य में अगर वास्तविक वायरस का आक्रमण हो जाता है तो ये शरीर को बचाने का कार्य करती है, अर्थात याददाश्त उत्पन्न कर देती है अपने शरीर में। कोशिका विभेदीकरण और एंटीबॉडी निर्माण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रोगजनक होता है जो कि हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, जैसे ही यह
शरीर पर आक्रमण करता है, तो शरीर में आक्रमण करने पर इसके द्वारा दो प्रभाव होंगे। प्लाज्मा बी कोशिकाएं जो होती है वो एंटीबॉडी निर्माण करेगी और एंटीबॉडी निर्माण करके इसको नष्ट करने का कार्य करती है, जबकि दूसरी तरफ स्मृति बी कोशिकाएं भविष्य में उसी एंटीजन के संपर्क में आने पर एंटीबॉडी बनाती है। अर्थात टीकाकरण जो होता है उसमें बारंबार आपको ऐसे एंटीजन प्रवेश करवाए जाते हैं जो शरीर में स्मृति कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ये कोशिकाएं आगे जाकर के हमें होने वाले नए संक्रमणों से बचाने का कार्य करते हैं। टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए यहां पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसका निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। तो निर्माण का कार्य तो अस्थि मज्जा कर रहा है, लेकिन इसके परिपक्वन के लिए ये थाइमस ग्रंथि में जाता है, फिर ये लसिका ऊतकों में मुक्त कर दिए जाते हैं। अर्थात टी कोशिकाएं बनती कहीं और है, परिपक्वन कहीं और दर्शाती है और जाकर के संग्रहित कहीं और कर दी जाती है। तो टी लिम्फोसाइट को लेकर के एक संदेह आता है कि बनेगी कहाँ, परिपक्वन कहाँ करेगी और स्थानांतरण इसका कहाँ हो जाता है। टी कोशिका के मुख्य कार्यों में प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया को नियमित करना, कोशिका माध्यस्थ CMI प्रत्यक्ष रूप से रोगजनक को नष्ट करती। देखिए हमारे शरीर में दो प्रकार का प्रतिरक्षण पाया जाता है। एक होता है आपका कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा, अर्थात रोगाणुओं से लड़ने का ऐसा तंत्र जिसमें कोशिका स्वयं उसको नष्ट करने का कार्य करती है, इसको कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा कहते हैं और रोगजनक नष्ट हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक होता है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसमें कोशिका स्वयं तो नहीं जाती है लेकिन उसके लड़ने के लिए वहां पर एंटीबॉडी को स्थानांतरित कर देती है और ये एंटीबॉडी आगे जाकर के रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। अर्थात एक जगह पर आपके स्वयं कोशिका भाग लेती है जबकि दूसरी तरफ एंटीबॉडी भाग लेती है। तो टी लिम्फोसाइट यहाँ पर कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। बी कोशिका को एंटीजन संसाधित करके प्रस्तुत करना और एंटीबॉडी निर्माण करना, ये कार्य भी टी कोशिका का होता है। अर्थात आगे जाकर के भविष्य में जो प्रतिरक्षा करनी है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करनी है एंटीबॉडी द्वारा, उसका कार्य भी इसके द्वारा भविष्य में किया जाता है, जिसके लिए एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरण का कार्य करती है। टी कोशिका के प्रकार देखिए बच्चों, बेसिकली जो टी कोशिका होती है आपकी, वो टी कोशिका को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक होती है टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल। ये दोनों कोशिकाएं प्रतिरक्षा में योगदान करती है। टी हेल्पर सेल जो होती है वो टी किलर सेल को इस तरीके से प्रेरित करती है कि ये रोगाणु को नष्ट कर दे। तो अर्थात टी हेल्पर सेल या टी सहायक कोशिकाएं क्या होती है? टी कोशिका एंटीजन को संसाधित कर बी कोशिका को प्रस्तुत करती है, जबकि टीसी, इसको साइटोटॉक्सिक या टी कोशिका कहते हैं, ये संक्रमित विषाणु व ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। अर्थात ये यहाँ पर टी कोशिका कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसमें महत्वपूर्ण भाग लेने का कार्य करती है। एक और प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसको टी सप्रेसर सेल या संदमक कोशिका के नाम से जानते हैं। यह टी हेल्पर सेल का दमन करके अप्रत्यक्षतः बी कोशिका को नियंत्रित करती है। अर्थात यदि मान लीजिए रोगाणु और प्रतिरक्षा तंत्र में आपस में टक्कर चल रही है, उस परिस्थिति में जब रोगाणुओं का सर्वनाश हो जाता है, रोगाणु जब समाप्त हो जाते हैं, तो प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करना आवश्यक होता है, अन्यथा यह घातक हो सकता है। उस परिस्थिति में ये हमारी टी सप्रेसर सेल या संदमक कोशिका जो है वो आपके सहायता प्रदान करती है, इसको रोकने का कार्य करती है। टी कोशिका के प्रकार मैंने आपको बता दिए। जो प्रतिरक्षा तंत्र में सीधे रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है वो प्रभावकारी श्रेणी में आती है, और जब रोगाणु समाप्त हो जाते हैं, शरीर के अंदर जो एक आक्रमणकारी के ऊपर प्रभाव पूर्ण कर लिया जाता है, तो नियमनकारी द्वारा इसको रोकने का कार्य किया जाता है। टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और
टी सप्रेसर सेल। ये जो टीसी है इसका दूसरा नाम होता है टीके, इसको टी किलर सेल के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक टी कोशिका की सतह पर विशिष्ट प्रोटीन या मार्कर के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, मान लीजिए ये आपकी टी कोशिका है, तो इसकी सतह पर विशेष प्रकार के मार्कर्स पाए जाते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र में पहचान के समय महत्वपूर्ण होते हैं। एंटीजन किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी बाह्य कारक जो प्राणी में विशिष्ट रोग प्रतिकारक अनुक्रिया उत्पन्न करता है प्रतिजन कहलाता है। अर्थात ऐसा कोई भी कारक जो मानव शरीर में प्रवेश करने पर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय बना देता है उसे हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यहां पर एंटीजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या कोई भी जैविक या अजैविक घटक हो सकता है। अर्थात एंटीजन का कार्य कौन करता है? कोई भी जैविक घटक हो सकता है, कोई रोगाणु हो सकता है, कोई अजैविक घटक हो सकता है, जैसे धुएं का कण हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, वायु में कोई विशेष प्रकार का एलर्जन हो सकता है। तो ये सारे के सारे एंटीजन का कार्य करते हैं। इवन आपने देखा होगा कुछ लोगों को गेहूं जो होता है उससे भी एलर्जी होती है। गेहूं में जो ग्लूटीन पाई जाती है उसकी एलर्जी होती है, तो वो व्यक्ति गेहूं को जब खाते हैं तो उनके पेट दर्द होने लग जाता है। तो जब भी हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो वो कहता है कि आपको गेहूं से एलर्जी है, तो उसको गेहूं के आटे के स्थान पर किसी अन्य अनाज को खाने की सलाह दी जाती है। एंटीजन की विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता आती है कि इसका अणुभार 10,000 डाल्टन से अधिक होना चाहिए। अर्थात ऐसा कोई भी घटक जिसका अणुभार 10,000 डाल्टन से अधिक होता है वो एंटीजन का कार्य करता है। एंटीजन में रासायनिक सम्मिश्रता का गुण पाया जाता है। अर्थात एंटीजन ऐसा पदार्थ होगा जो अंदर जाकर के हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय बना देता है, उसको कोई ना कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एपिटोप किसे कहते हैं? देखो, ये एक एक लाइन के प्रश्न आ रहे हैं। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि जब भी कोई छोटा बिंदु आता है तो परीक्षा में ये छोटे अंक भार वाला होता है, अर्थात 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। इनकी बहुत ही सरल सरल परिभाषाएं आपको यहां पर बताई जा रही है। एपिटोप किसे कहते हैं? कि एंटीजन का वह स्थान या भाग जो एंटीबॉडी से संपर्क बनाता है एपिटोप कहलाता है। अर्थात ये मान लीजिए हमारी एंटीबॉडी है, ये मान लीजिए आपका एंटीजन है, तो इसका वह भाग जो कि इससे संपर्क स्थापित करेगा उस भाग को हम एपिटोप के नाम से जानते हैं। सपोज ये वाला भाग यहां पर आकर के इससे जुड़ने का कार्य करेगा तो इसको एपिटोप कहते हैं। पैराटोप किसे कहते हैं? कि एंटीबॉडी का वह भाग या स्थान जो एंटीजन के संपर्क स्थापित करता है। अर्थात ये भाग यहां पर एपिटोप कहलाता है, तो ये भाग यहां पर आपके पैराटोप के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिस प्रकार ताला और चाबी होता है, प्रत्येक ताले में चाबी के फिट होने के लिए एक विशेष छेद पाया जाता है। अगर उस छेद से मिलान नहीं होता तो चाबी अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसी प्रकार चाबी के अंदर भी अगर उसके जो डिजाइन्स होते हैं मैच नहीं करते हैं तो ताला नहीं खुलता है। तो दोनों के ऊपर एक पर एपिटोप पाया जाता है। एपिटोप का संबंध एंटीजन से होता है और पेरिटोप का संबंध एंटीबॉडी से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एंटीबॉडी या प्रतिपिंड किसे कहते हैं? देखिए, एंटीबॉडी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होती है। इसके निर्माण में कुल 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं भाग लेती है, जिनमें से 2 श्रृंखलाएं बड़ी होती है जिसको अपन हैवी चेन या भारी श्रृंखलाएं कहते हैं, और 2 श्रृंखलाएं हल्की होती है जिनको लाइट चेन्स के नाम से या हल्की श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। तो शरीर में एंटीजन के संपर्क होने के बाद प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा इसके विरुद्ध जो प्रोटीन अणु बनाए जाते हैं। पहली बात क्या कि एंटीबॉडी प्रोटीन से निर्मित होते हैं, इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं जो प्रोटीन से निर्मित अणु है। प्रत्येक एंटीबॉडी पर 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना हुआ हिस्सा रहेगा। यहां पर देख लीजिए आप, ये हमारी एंटीबॉडी का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसको हिंज कहते हैं। ये बड़ी श्रृंखला है दोनों, और इसके पड़ोस में हल्की श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो यहाँ पर
1 और 2 ये दोनों तो बाहरी श्रृंखलाएं हो गई, जबकि ये 3 नंबर और 4 नंबर ये दोनों हल्की श्रृंखलाएं हो गई। बना होता है ये वाई आकृति में जुड़ा रहता है। इसकी डिजाइन आप देख सकते हो, अंग्रेजी के वाई अक्षर से समानता दर्शाती है। ये एंटीबॉडी के बारे में एक प्राथमिक जानकारी मैंने आपको दे दी। ये एंटीबॉडी का वास्तविक चित्रण है। एंटीबॉडी में देखिए ये यहां से लेकर के ये भाग भारी श्रृंखला बनाता है, जबकि इसके दोनों तरफ पाया जाने वाला भाग आपके हल्की श्रृंखला बनाता है। हल्की श्रृंखलाओं की संख्या 2 होती है, भारी श्रृंखलाओं की संख्या भी 2 होती है, और इसके बीच में डाइसल्फाइड बंध पाए जाते हैं। ये वो स्थान है जो एंटीजन को अपने से जोड़ने का काम करता है। तो इस एंटीबॉडी के इस भाग को हम एंटीजन बंधन स्थल के रूप में जानते हैं, और यहां आकर के एंटीजन जुड़ जाता है। प्रत्येक एंटीजन के अनुसार परिवर्तनीय भाग जो होता है वो यहां होता है। अर्थात एंटीबॉडी में 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक भाग स्थायी होता है, अर्थात कोई भी एंटीबॉडी हो जिसका वह भाग स्थायी बना रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे स्थायी भाग कहते हैं। जबकि एंटीजन के अनुसार एंटीजन बंधन स्थल वाला भाग जो रहता है ये परिवर्तनीय होता है। परिवर्तनीय इसलिए होता है क्योंकि एंटीजन के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, उसके अनुसार ही ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। चार में से 2 श्रृंखलाएं भारी श्रृंखलाएं कहलाती है, इनको हैवी चेन्स के नाम से जानते हैं, और 2 श्रृंखलाएं हल्की श्रृंखलाएं कहलाती है। एंटीबॉडी में भारी श्रृंखला का निचला भाग स्थायी होता है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपकी एंटीबॉडी है, ये हिंज कहलाता है। यहां से यहां वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये आपका स्थायी कहलाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जो ये भाग है जहां पर आपके एंटीजन जुड़ते हैं, इस भाग में भिन्नता पाई जाती है। ये एंटीजन के अनुसार अलग अलग प्रकार की संरचना प्रदर्शित कर सकता है, इसीलिए अपन इसको अस्थायी भाग के नाम से जानते हैं या परिवर्तनीय भाग के नाम से जानते हैं। एंटीबॉडी का वैज्ञानिक नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन नाम होने के कारण इसको शॉर्ट में IG द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंटीबॉडी में FC भाग एक समान अमीनो अम्लों के क्रम से बना होता है, लेकिन FC भाग कहते हैं कांस्टेंट फ्रेगमेंट, अर्थात वह भाग जो स्थायी होता है, वो स्थायी जिससे बना रहता है उसकी बात यहाँ की जा रही है। और जहाँ पर एंटीजन जुड़ती है वह वाला भाग परिवर्तनीय या भिन्न भिन्न अमीनो अम्लों से निर्मित होता है, जिसके अनुसार हम इसका नामकरण भी करते हैं। एंटीबॉडी को मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये कार्य व आणविक भार के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत की गई है, जिसका नाम है IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। देखिए यहाँ पर ये जो क्रम यहाँ पर बताया गया है, दर्शाया गया है, वो आप देख सकते हैं। ये आपके अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला भाग है, अर्थात IgG जो होती है उसकी सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, लगभग 75% होती है। शेष सारी जो एंटीबॉडीज होती है वो 25% होती है, उसमें भी सबसे कम मात्रा में IgE पाई जाती है। IgE का संबंध एलर्जी से होता है। जब भी किसी व्यक्ति को एलर्जी हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट में अगर मान लीजिए IgE की सांद्रता नियत स्तर से अधिक प्राप्त होती है तो डॉक्टर ये निष्कर्ष निकालता है कि आपको एलर्जी हो रही है, जबकि मध्यम मात्रा में IgM पाई जाती है। IG एंटीबॉडी रक्त द्वारा पूरे शरीर में भ्रमण करती है तथा एंटीजन से संयुक्त होकर प्रतिरक्षी अनुक्रिया दर्शाती है। अर्थात जहां पर हम बात करें एंटीजन जब एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो उस परिस्थिति में यह एंटीजन एंटीबॉडी संकुल बनाता है। एंटीजन एंटीबॉडी संकुल जब बन जाता है तो हमारे यहाँ पर प्रतिरक्षी अनुक्रिया देखने को मिलती है, अर्थात शरीर के अंदर
प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो सक्रिय हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर के जो भी रोगाणु या कोई भी टॉक्सॉइड शरीर में प्रवेश करता है तो उसको नष्ट करने का कार्य प्रारंभ कर देती है। तो जिस प्रकार ताला और चाबी एक दूसरे के संपूरक होते हैं और आपस में संपर्क में आने पर ताला जो होता है चाबी द्वारा खुल जाता है, उसी प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी जो रहते हैं वो आपके आपस में क्रिया करेंगे। क्रिया के फलस्वरूप ये संकुल बनाएंगे और सफलतापूर्वक इसको पूर्ण कर लिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारा प्रतिरक्षी जैविकी का प्रथम भाग समाप्त होता है, जिसमें मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र के कौन कौन से मुख्य घटक है, प्रतिरक्षा तंत्र में किस प्रकार रोगों से लड़ने का कार्य किया जाता है, एंटीजन किसे कहते हैं, एंटीबॉडी किसे कहते हैं। इसका अगला अध्याय जो होगा उसमें हम अन्य प्रकार की सूचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।